हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सबके लिए लेकर आऊँगी। चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। रमेश प्लेटफार्म पर बेतहाशा भागता जा रहा था क्योंकि ट्रेन चल पड़ी थी। अगर यह गाड़ी छूट जाती तो पूरे 6 घंटे बाद ही उसे दूसरी गाड़ी मिलती। यही सोचकर उसने आखिरी डब्बा पकड़ना चाहा। अगर वह लड़की उस पल रमेश का हाथ ना पकड़ती तो शायद वह गाड़ी के नीचे ही आ जाता। उस लड़की का नाम था सुधा। उसने कहा, अगर आपका हाथ छूट जाता तो क्या होता? रमेश कुछ नहीं बोला, बस एहसान जताती निगाहों से उसे देखता रहा। अरे आप तो हाँफ रहे हैं, चलिए मेरी सीट पर बैठ जाइए, कहते हुए सुधा चल पड़ी। रमेश सुधा के पीछे पीछे चल पड़ा। वह अपनी मंडली में आते हुए बोली, वनी हटना, इन्हें बिठाना है। एक अनजान नौजवान को सुधा के साथ देखकर वनी सवालिया निगाहों से उसे घूरते हुए थोड़ा खिसक गई। सुधा ने पानी का गिलास रमेश की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, गला तर कर लीजिए। फिर उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वनी, ये साहब भागते भागते डब्बा पकड़ रहे थे। अगर मैंने सहारा ना दिया होता तो बेचारे चारों खाने चित हो जाते। हंसते हुए सुधा की सहेली वनी ने बात कही, अरे सुधा, तू भी जा, हमारे पास आ। सुधा रमेश के पास बैठ गई। ट्रेन तेज रफ्तार से भागती जा रही थी। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। फिर रमेश ने पूछा, आप कहाँ तक जाएंगी? सुधा ने कहा, चंडीगढ़। मुझे भी तो वहीं जाना है। वहाँ किस जगह? कॉलेज की ओर से खेलों में हिस्सा लेने जाना है। वनी ने कहा, मैं भी तो बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। रमेश के सजीलेपन से सुधा बहुत खुश हुई। रास्ते में जहाँ भी ट्रेन रुकती, चाय नाश्ता लेने रमेश ही उतरता था। पूरे 7 घंटे बाद सभी चंडीगढ़ जा पहुँचे। सुधा और वनी की हॉकी की टीम जीत चुकी थी। इधर रमेश का खेल भी बहुत अच्छा रहा। इन 2-3 दिनों में सुधा और रमेश बहुत करीब आ चुके थे। एक दिन खेल खेलने के बाद शाम को दोनों घूमने निकल पड़े। आसमान पर काले काले बादल तैर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। वे एक पार्क में आ बैठे। रंग बिरंगे फूलों के बीच फुहारे बड़े सुंदर लग रहे थे। रमेश आइसक्रीम ले आया। सुधा ने कहा, इसको लाने की क्या ज़रूरत थी? देखते नहीं अभी कितनी गर्मी पड़ रही है। फिर वह आइसक्रीम का मज़ा लेते हुए बोला, सुधा, 2-3 दिन पता ही नहीं चला कैसे कट गए। सुधा ने धीरे से कहा, हाँ, अगर जाकर कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? नहीं, अब मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? सुधा ने कहा, तुम तो मेरी धड़कन बन चुके हो। रमेश के पास सिमटते हुए सुधा ने जवाब दिया, तो मैं समझूं कि मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ? सुधा शर्मा गई। जिंदगी में पहली बार उसे किसी से प्यार हुआ था। अचानक रिमझिम बारिश बरसने लगा। रमेश बोला, आओ सुधा, चले, लगता है तेज बारिश होगी। सुधा उठने लगी तो जोर की बिजली कड़की। सुधा डर कर रमेश से लिपट गई तो रमेश ने भी उसे अपने बाहों में जकड़ लिया। पार्क खाली होने लगा था। थोड़ी देर रुकने के लिए वे दोनों वहीं पास की एक खाली कोठरी में चले गए। अब जोरों से बारिश होने लगी। उन्हें उम्मीद थी कि बिन मौसम की बरसात है, इसलिए जल्दी ही बादल छट जाएंगे, लेकिन उनका सोचना गलत था।
रात बहुत हो चुकी थी। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। भीगने की वजह से सुधा ठंड से कांप रही थी। रमेश ने सुधा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। इतना भीगने पर भी सुधा के जिस्म से आग बरस रहा था। रमेश सुधा को अपने आगोश में लेने लगा तो वह बोली, नहीं अभी नहीं रमेश, लेकिन इस मौसम ने मुझे पागल बना दिया है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। रमेश हवस की आग में जल रहा था। सुधा का तेजी से दिल धड़क उठा। उसके जिस्म में तूफान उमड़ पड़ा था। वह भी जैसे सोचने समझने की ताकत खो चुकी थी। उसने खुद को रमेश के हवाले कर दिया। काफ़ी देर बाद जब बारिश रुकी तो वे किसी तरह हॉस्टल में पहुँचे और चुपचाप अपने अपने कमरे में जाकर दुबक गए। घर आकर सुधा को लगा कि वह बहुत बड़ा जुर्म करके आई है। कहीं रमेश बेवफा निकला तो क्या होगा। नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब सोचने से क्या फ़ायदा था। तीर कमान से निकल चुका था। सुधा अंदर ही अंदर घुटने लगी। अगर कुछ हो गया तो वह अपने पिताजी को क्या बताएगी, जिन्होंने उसे इतनी आज़ादी दे रखी थी। वह क्यों इस चक्रव्यूह में फंस गई। तकरीबन 1 महीने बाद डाकिया का एक लिफाफा दे गया। जब उसे खोला तो सुधा खुशी से झूम उठी। उसमें लिखा था, सुधा, अगले महीने मेरे बाबूजी तुम्हारे यहाँ रिश्ता तय करने आ रहे हैं। दूसरी खुशखबरी है कि मुझे नौकरी भी मिल गई है। तुम्हारा रमेश। जब रमेश के पिता सुधा को देखकर लौटे तो उनका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। आते ही हुए बोले, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी शादी उस बदनाम लड़की से कभी नहीं हो सकती। लेकिन क्या हुआ, कुछ बताइए ना पिताजी। मुझे उम्मीद है कि सुधा ऐसी नहीं हो सकती। रमेश जल्दी से बोला, मैं कहता हूँ उस लड़की को भूल जाओ। वह तो अच्छा हुआ कि मेरा पुराना दोस्त डॉक्टर मदन मिल गया। अगर वह समय पर नहीं बताता तो हम अपनी बिरादरी में नाक कटा बैठते। जानते हो वह लड़की माँ बनने वाली है। लेकिन पिताजी, आप मेरी बात सुन लीजिए, गुजारिश करते हुए रमेश ने कहा। नहीं बेटा, मेरे जीते जी यह रिश्ता नहीं हो सकता। नफरत से उन्होंने मुंह फेर लिया। नहीं पिताजी, मेरे जुर्म की सजा आप सुधा को मत दीजिए। गलती मेरी है। उसकी होने वाली औलाद का पिता मैं ही हूँ। यह तुम क्या कर रहे हो। फिर थोड़ी देर रुककर वह मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मुझे खुशी है कि इतना सब होते हुए भी तुमने उस लड़की को अपनाने की बात की है। रमेश के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। कुछ दिनों बाद रमेश और सुधा का ब्याह हो गया।